अनफिल्टर्ड माइंड्स के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था की कई परतें उस दौर से बुनी हुई हैं जिसे हम इतिहास मानते हैं, ब्रिटिश राज। तो आज हमारे सामने हैं कुछ अकादमिक लेख, इतिहास के पन्ने और कुछ नोट्स। चलिए इनमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के असर के बारे में ये स्रोत क्या कहानी बयान करते हैं। हमारा इरादा इन बिखरी हुई जानकारियों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाना है कि कैसे उस दौर ने भारत के बंटवारे, अर्थव्यवस्था, कानून, समाज और यहाँ तक कि मानवाधिकारों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि कैसे ये अलग अलग नजरिए वाले स्रोत कोई विभाजन की राजनीति पर रोशनी डालता है, कोई अर्थव्यवस्था की चीरफाड़ करता है, हाँ। कोई कानूनी दांवपेच समझाता है, तो कोई मानवाधिकारों का हाल बताता है। सब मिलकर ये दिखाते हैं कि वो औपनिवेशिक विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बंटवारे से। इसके जख्म तो आज भी शायद सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों को एक साथ देखने पर एक पैटर्न साफ उभरता है। विभाजन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अंग्रेजों की बांटों और राज करो की नीति का धीरे धीरे बढ़ा हुआ असर था। इसके निशान हमें, जैसे आपने कहा, 1909, 1919 के एक्ट में वो अलग चुनावी व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, फिर विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को मिली एक तरह की वीटो शक्ति, हाँ, जिससे वो कुछ अहम प्रस्ताव रोक सकते थे। और कैबिनेट मिशन योजना तक, लगातार दिखते हैं। बिल्कुल। और इसमें उस वक्त के सामाजिक आर्थिक हालातों ने भी भूमिका निभाई, जैसे मुस्लिम समुदाय में एक तरह का आर्थिक पिछड़ापन और दूसरी तरफ हिंदुओं के आर्थिक दबदबे का डर। अच्छा। फिर आया 1940 का लाहौर प्रस्ताव, हाँ। जिसने दो राष्ट्र के सिद्धांत को सामने रखा और आखिरकार माउंटबेटन योजना ने इस दर्दनाक बंटवारे को हकीकत बना दिया। गांवों के साथ हुई हिंसा, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल दी। रेलवे लाइनें बिछाई उन्होंने। हाँ, रेल लाइनें बिछाई जरूर, पर उनका मकसद भारत का विकास कम और अपना फायदा ज्यादा था। मतलब यहाँ से कच्चा माल जैसे कपास, गेहूं, वो बंदरगाहों तक ले जाना और अपने कारखानों का तैयार माल भारतीय बाजारों में पहुंचाना। अच्छा, तो ये एक तरह का टू वे एक्सप्लॉयटेशन था, कह सकते हैं। और विडंबना देखिए, जैसे जैसे रेल की पटरियां बिछती गईं, भारत में अकाल भी बढ़ते गए। सच में रेलवे के साथ अकाल बढ़े? हाँ, 1876 से 78 और 1896, 1902 जैसे भयानक अकालों के वक्त भी यहाँ से अनाज बाहर भेजा जाता रहा। ये तो अविश्वसनीय लगता है। एक स्रोत है उत्साह पटनायक का शोध, वो अनुमान लगाता है कि ब्रिटेन ने 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग 450 खरब डॉलर के बराबर की दौलत निकाली। 450 खरब डॉलर? हाँ, ये आंकड़ा व्यापार में भारी असंतुलन और संसाधनों के एक तरफा बहाव पर आधारित है। जरा सोचिए, और फिर भारी लगान, ब्रिटेन के सस्ते माल से मुकाबले में यहाँ के कारीगरों का उजड़ना। बिल्कुल। और सिर्फ नकदी फसलें जैसे नील या कपास उगाने पर जोर, इन सब ने मिलकर गरीबी और भुखमरी को बढ़ाया। आंकड़े क्या कहते हैं? एक अंदाजा है कि सिर्फ 1850 से 1900 के बीच ही अकालों ने 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा जानें ले ली। 2 करोड़ 80 लाख, ये आंकड़े दिमाग सुन्न कर देते हैं। अर्थव्यवस्था को इस तरह बदलने के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। हाँ, वो कोडिफाइड लॉज, कॉमन लॉ सिस्टम। हाँ, और अदालतों का एक पूरा ढांचा खड़ा किया, जिसका बड़ा हिस्सा आजादी के बाद भी बना रहा। खासतौर पर 1857 के गदर के बाद बनाया गया 1861 का पुलिस एक्ट। स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद क्या था? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि इसका बुनियादी मकसद विद्रोह को कुचलना और औपनिवेशिक कंट्रोल मजबूत करना था। मतलब दमन और नियंत्रण। हाँ, मूल रूप से माना जाता है कि वही ढांचा और सोच कहीं ना कहीं आज भी हमारी पुलिस व्यवस्था में झलकती है, जिससे कभी कभी कानून के राज के सबके लिए बराबर होने पर सवाल उठते हैं। और समाज और संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा आई, इसका क्या असर हुआ? हाँ, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा लाई गई, मुख्य रूप से तो अपने राजकाज के लिए बाबू यानी क्लर्क्स तैयार करने और अपनी हुकूमत को वैचारिक मजबूती देने के लिए।
लेकिन इसका कुछ और असर भी हुआ। हाँ, एक अनपेक्षित नतीजा ये भी हुआ कि कुछ भारतीय लोकतंत्र, आज़ादी जैसे पश्चिमी विचारों के संपर्क में आए। इन्हीं विचारों का इस्तेमाल फिर सती प्रथा खत्म करने या विधवा पुनर्विवाह जैसे समाज सुधारों और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में भी हुआ। बिल्कुल, राष्ट्रवाद जगाने में भी हुआ। भाषा का मुद्दा भी तो पेचीदा था। अंग्रेजी बनाम स्थानीय भाषाएं। हाँ, वो बहुत पेचीदा था। अंग्रेजी को ऊपर रखा गया और स्थानीय भाषाओं को अक्सर पैट वॉइस, मतलब एक तरह की टूटी फूटी या कमतर भाषा कहकर नीचा दिखाया गया। लेकिन फिर भारतीय लेखकों ने उसी अंग्रेजी को इस्तेमाल किया। हाँ, ये भी सच है। बाद में कई भारतीय लेखकों ने इसी अंग्रेजी भाषा को हथियार बनाकर औपनिवेशिक सोच को चुनौती दी। लेकिन औपनिवेशवाद ने मानवाधिकारों को भी रौंदा, खासकर दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए पर पड़े तबकों के। और वो विरासत आज भी दिखती है। हाँ, उसकी कड़वी विरासत आज भी गरीबी, भेदभाव और कई तरह के संघर्षों के रूप में मौजूद है। लेकिन जाहिर है भारत इस औपनिवेशिक शासन को चुपचाप सह नहीं रहा था। प्रतिरोध भी तो चल रहा था। बिल्कुल, हर स्तर पर। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि इसी दौर में प्रतिरोध की कई धाराएं पनप रही थीं। इनमें बहुत से ऐसे नायक नायिकाएं मिलते हैं जिनका जिक्र कम होता है। हाँ, अनसुने नायक। जैसे पूर्वोत्तर की रानी गाइदिनलिउ या क्यांग नांगबा। हाँ, और खेड़ा और मोपला जैसे किसान आंदोलन, दलितों के अपने संघर्ष, ये सब उसी प्रतिरोध का हिस्सा थे। तो इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? एक बहुत ही जटिल तस्वीर उभरती है। हाँ, यही कि ब्रिटिश राज एक बेहद पेचीदा और बहुस्तरीय सच्चाई है। कुछ सतही विकास जैसे रेल या कानून जरूर हुआ, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, आर्थिक लूट, समाज में उथल-पुथल और एक दर्दनाक बंटवारे के रूप में। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं, क्या राजनीतिक आज़ादी के इतने साल बाद भी हम सचमुच उस औपनिवेशिक सोच, उन ढांचों और उनके असर से पूरी तरह बाहर निकल पाए हैं? ये विरासत हमारी जड़ों में कितनी गहरी है, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था।